नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाएं में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो सीरीज जिसमें हम पढ़ेंगे गढ़वाल के परमार वंश के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गढ़वाल के परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने 888 ईस्वी में की थी। दोस्तों, उस समय संपूर्ण गढ़वाल एक क्षेत्र नहीं था, बल्कि यहाँ कई सारे छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे, जिनमें से एक गढ़ था चांदपुर गढ़, जहाँ से परमार वंश की स्थापना हुई। दोस्तों, कनकपाल के बारे में और जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें कनकपाल के बारे में कहाँ से पता लगता है। तो कनकपाल के जानकारी के बारे में दो स्रोत हैं। एक तो है चांदपुरगढ़ शिलालेख और दूसरा है कैनपुरगढ़ शिलालेख। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि कनकपाल कहाँ से आया। तो दोस्तों, इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कनकपाल मालवा से आया, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कनकपाल गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र से आया। दोस्तों, कनकपाल के बारे में जो स्टोरी चलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मालवा के शासक हुआ करते थे वाकपति प्रथम। दोस्तों, पहले हम वाकपति प्रथम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारत में भी एक पवार वंश या परमार वंश हुआ है, जो कि मालवा मतलब अभी के मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में राज करता था। इसकी स्थापना की थी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने। दोस्तों, विक्रमादित्य का आपने नाम ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना होगा तो विक्रम बेताल की कहानियाँ ज़रूर सुनी होगी। ये वही वाले विक्रमादित्य हैं। तो विक्रमादित्य की चौथी पांचवी पीढ़ी में जन्म हुआ वाकपति प्रथम का, जिन्होंने मालवा पर राज किया। तो वाकपति प्रथम के चचेरे भाई थे कनकपाल, जो 887 ईस्वी में उत्तराखंड आए बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने। दोस्तों, उस समय बद्रीनाथ धाम चांदपुर गढ़ में पड़ता था। दोस्तों, चांदपुर गढ़ मतलब अभी का कर्णप्रयाग और उसके आसपास का क्षेत्र मान सकते हैं आप। तो चांदपुर गढ़ का उस समय राजा था भानु प्रताप। तो भानु प्रताप का कोई पुत्र नहीं था। तो भानु प्रताप ने कनकपाल के सामने ये प्रस्ताव रखा कि कनकपाल भानु प्रताप की पुत्री से विवाह कर ले और वहीं चांदपुर गढ़ी का राजकाज आगे संभाले। तो कनकपाल ने भानु प्रताप की पुत्री सुचित्र वीणा से विवाह कर लिया और वहीं बस गया और परमार वंश की स्थापना की। दोस्तों, कनकपाल के बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं। दोस्तों, भक्त दर्शन माउंट आबू, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और गढ़वाल की समानताएं उजागर करते हैं। दोस्तों, माउंट आबू और गढ़वाल की समानता उजागर करते हुए भक्त दर्शन कहते हैं कि माउंट आबू में भी एक जगह है कोटेश्वर और गढ़वाल में भी एक जगह है कोटेश्वर। माउंट आबू में एक जगह है गोमुख और गढ़वाल में भी एक जगह है गोमुख। माउंट आबू में एक मंदाकिनी नाम का कुंड है और उत्तराखंड में भी मंदाकिनी नाम की नदी बहती है। तो इन सब से भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कनकपाल उसी क्षेत्र का रहा होगा। दोस्तों, हम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते कहाँ का है, लेकिन हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बोलें तो जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है वही क्षेत्र मालवा, गुजरात और राजस्थान वाला क्षेत्र आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कनकपाल भारत के पश्चिमी क्षेत्र से आया था। दोस्तों, एक बात और है जिससे हम कह सकते हैं कि कनकपाल पश्चिमी क्षेत्र से आया था। दोस्तों, जो गढ़वाल क्षेत्र में गणेश जी की पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें गणेश जी की सूंड दाईं ओर है, जबकि हमारे उत्तराखंड में वैसे नॉर्मली प्रचलन में गणेश जी की सूंड बाईं ओर को बनाते हैं, लेकिन वहाँ गढ़वाल क्षेत्र में गणेश जी की पुरानी मूर्तियों में सूंड दाईं ओर को है, जो कि गुजरात के क्षेत्र की भांति है। तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि कनकपाल कहाँ से आया हुआ होगा, पश्चिमी क्षेत्र से। दोस्तों, एक बात और, भक्त दर्शन ने अपनी पुस्तक गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ में कनकपाल को आधुनिक गढ़वाल का निर्माता कहा है। दोस्तों, भक्त दर्शन का ऐसा कहने का कारण ये रहा है कि भक्त दर्शन कहते हैं कि कनकपाल जब
चांदपुर गढ़ी का राजा बन गया तो वो कई बार मालवा जाता रहा होगा और वहाँ से उसके साथ कई सारे लोग उसके साथ बार बार आए होंगे। तो वही लोग यहाँ आके बस गए और वही लोग अभी फ़िलहाल गढ़वाल में रहते हैं। तो इसलिए भक्तदर्शन कनकपाल को आधुनिक गढ़वाल का निर्माता कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक लाइन लिखी है, पातीराम के अनुसार कनकपाल मालवा का था। तो दोस्तों ये तो खैर इतना ध्यान मत रखिए, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि पातीराम की पुस्तक है गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि पातीराम ने गढ़वाल एनिशिएंट और मॉडर्न पुस्तक लिखी है और भक्त दर्शन ने पुस्तक लिखी है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। दोस्तों परमार वंश में टोटल 60 शासक हुए, जिनकी 4 अलग अलग सूचियाँ अलग अलग लोगों ने दे रखी हैं, जिनमें कुछ अंतर भी रहा होगा। वैसे राजाओं के क्रम में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनके शासनकाल में काफ़ी अंतर है। और दोस्तों ये दिक्कत हमें भी होगी, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार ने राजाओं का शासनकाल अलग अलग बताया है। जैसे भक्त दर्शन की टाइमलाइन, नॉर्मल टाइमलाइन जो हम पढ़ेंगे उससे करीब 100-150 साल पहले ही चलती है। तो आप दोस्तों ये कंफ्यूज मत होना कि आप कहीं और से कुछ और पढ़ के आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मतलब मैं गलत टाइमलाइन बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हमारे उत्तराखंड के जो प्राचीन इतिहास है उसके स्रोत कम हैं। हमारे इतिहास के स्रोत खुलते हैं दोस्तों 1600 या उसके बाद के स्रोत हमारे पास थोड़ा पुख्ता हैं। उससे पहले का काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो उससे पहले का हमें ईयर पे ज़्यादा फोकस ना करके फैक्ट पे ध्यान रखना है कि किसके साथ क्या हुआ। बाकी ईयर हम वैसे देख लेंगे, लेकिन ईयर फिर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग ईयर बताता है। तो दोस्तों आप किस किस के ईयर याद करेंगे। तो हम बात कर रहे थे गढ़वाल के परमार राजवंश की सूचियों के बारे में। तो यहाँ 4 प्रकार की सूचियाँ हैं। पहली सूची दी है कप्तान हार्डविक ने, सेकंड विलियम्स ने, थर्ड एटकिंसन ने और चौथी बैकेट ने। अब जो बैकेट का जो सरकारी विवरण है वो सभासार ग्रंथ से लिया गया है। दोस्तों सभासार ग्रंथ के बारे में भी जान लेते हैं। सभासार ग्रंथ की रचना सुदर्शन शाह ने 1828 में करवाई, जिसमें गढ़वाल वंश के शुरू से लेकर सारे राजाओं का विवरण दिया है। तो हम एक बार सूची देख लेते हैं कि जो 60 राजा हैं उनके क्या क्या नाम हैं। दोस्तों मैं आपको सूची दिखा देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। बाकी मैं आपको वीडियो का PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी एक बार देख लीजिए आप। हम सारे राजाओं को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो बात के मेन राजा हैं उन्हें हमें ज़रूर पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों जो पहले के राजा हैं उनके उतने स्रोत भी नहीं मिलते, मतलब स्रोत के अभाव में हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाते। तो जिनके थोड़े बहुत स्रोत मिले हैं तो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे जितने स्रोत मिले हैं उनके बारे में। बाकी अजयपाल से नीचे के राजाओं के बारे में हमें सबके बारे में पढ़ना है। वैसे सबके बारे में भी नहीं पढ़ना, अजयपाल के बाद हम फिर बीच के नहीं पढ़ेंगे, फिर सीधे सहजपाल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर बीच के राजाओं के इतने स्रोत मिलते नहीं हैं अगेन। लेकिन सहजपाल के बाद के राजाओं के सबके स्रोत मिलते हैं। तो सहजपाल के बाद के राजाओं के बारे में हमें सबके बारे में पढ़ना है। अब दोस्तों ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए हैं तो ये इसीलिए किया है क्योंकि हमें इनके बारे में पढ़ना है। और मैंने लास्ट के कुछ राजाओं के नाम ऑरेंज कलर से भी लिखे हैं। दोस्तों ये वो राजा हैं जो प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के बाद टिहरी रियासत चले गए। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि 1804 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। वो कुमाऊं पे तो पहले ही आक्रमण कर चुके थे। अब जब गढ़वाल पे भी आक्रमण किया तो प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद फिर आगे जाके प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा का युद्ध लड़ता है जिसमें वो मारा जाता है। फिर बाद में अंग्रेज़ों की मदद ली जाती है, जिसके कारण बाद में 1815 में संगौली की संधि होती है और गोरखाओं को गढ़वाल से बाहर खदेड़ा जाता है। लेकिन अब ऐसा था कि अंग्रेज़ तो कुछ भी काम फ्री में करते नहीं थे। तो उन्होंने अगर सुदर्शन शाह का साथ दिया तो उन्होंने सुदर्शन शाह से फिर कुछ पैसे वगैरह मांगे, लेकिन अब सुदर्शन शाह देने में असमर्थ थे। तो उन्होंने नीचे का पौड़ी का और देहरादून का क्षेत्र
कब्जा लिया तो सुदर्शन शाह को अपनी राजधानी टिहरी बनानी पड़ी। तो ये सब तो दोस्तों बात की स्टोरी है, जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तब पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी हम देखते हैं, अभी हमें कुछ कुछ राजाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे 12वें राजा हैं पृथ्वीपाल, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। 28वें राजा हैं लखनदेव। तो ऐसा कुछ, बाकी हम चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लाइन यहाँ पे और लिखी है दोस्तों, भाटों के वंशज पवार वंशियों के पवाड़े गाते हैं। दोस्तों पवाड़ा या इसे पैवाड़ा भी कहा जाता है। दोस्तों पवाड़ा एक्चुअल में होता क्या है, जो परमार वंशीय राजा थे, इनकी वीरता का गुणगान करने के लिए इनके ही राज्य के लोग इनके बारे में गीत गाया करते थे, जिसे पवाड़ा कहा जाता है। तो उत्तराखंड में काफ़ी सारे पवाड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे जीतू बगड़वाल का पवाड़ा, माधव सिंह भंडारी का पवाड़ा, तीलू रौतेली का पवाड़ा, रिखोला लोधी का पवाड़ा। दोस्तों ये पवाड़े मैंने जिनका नाम लिया है, इन्होंने नहीं गाए हैं, बल्कि इनके बारे में गाए गए हैं। तो इस बात पे कंफ्यूज मत होना दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पवार वंशीय 12वें शासक थे पृथ्वीपाल, जिनके समय में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे। दोस्तों महमूद गजनवी ने सन 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। दोस्तों आगे पढ़ें तो पवार वंशीय 28वें राजा थे लखनदेव, जो स्वमुद्रा छापने वाले अर्थात स्वयं की मुद्रा छापने वाले पहले पवार वंशीय शासक थे। मतलब दोस्तों हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि इससे पहले के जो पवार वंशीय शासक होंगे वो किसी न किसी बड़े राजा के अधीन रहे होंगे, क्योंकि अगर कोई बड़े राजा के अधीन है तब वो अपनी मुद्रा नहीं छापता। अगर कोई अपना खुद का साम्राज्य है तो फिर वो मुद्रा भी अपनी खुद की चलाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि लखनदेव का स्वतंत्र साम्राज्य था, ये किसी के अधीन नहीं थे। अच्छा दोस्तों, लखनदेव की ताम्र मुद्रा मिलती है जो कि टिहरी से मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों पवार वंश के 29वें राजा हुए अनंतपाल द्वितीय, जिनका वंशावली में नाम मुकुंद देव है। इनका 1335 का धारसील अभिलेख मिलता है। दोस्तों धारसील रुद्रप्रयाग की एक जगह है, तो यहाँ से इनका अभिलेख मिलता है, ये ध्यान देने की बात है, तो हमें ये ध्यान देना है। दोस्तों आगे देखें तो 34वें राजा हुए जगतपाल, जिनके लिए देवप्रयाग ताम्रपत्रों में रजवार शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों परमार वंश के शासकों में सर्वप्रथम भूमिदान का उल्लेख जगतपाल का ही मिलता है। मतलब दोस्तों सबसे पहले जिसने भूमिदान दी जगतपाल थे। मतलब दोस्तों एक्चुअल में जगतपाल थे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है वो जगतपाल थे। शायद जगतपाल से पहले किसी और परमार वंशीय राजा ने भी भूमि दान दी होगी, लेकिन उसके हमें कोई उल्लेख नहीं मिलते। दोस्तों तो हमें जो मेन स्टार्ट करना है वो करना है 37वें राजा अजयपाल से। तो दोस्तों अजयपाल अपने समय के काफ़ी प्रतापी शासक थे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। दोस्तों अजयपाल पवार वंश के 36वें राजा आनंदपाल द्वितीय के पुत्र थे। अजयपाल ने 1490 से 1519 ईस्वी तक गढ़वाल पर राज किया। अब दोस्तों देखो हुआ क्या, 1490 में जब अजयपाल नए नए राजा बने तो कुमाऊं के राजा उस टाइम हुआ करते थे कीर्तिचंद। तो उन्हें लगा होगा कि चलो नया नया गढ़वाल में राजा चेंज हुआ है तो इस पर आक्रमण कर देते हैं। तो 1490 में कीर्तिचंद ने चांदपुर गढ़ी पर आक्रमण किया। दोस्तों अभी तक 37वें राजा तक हमारी पवार वंश की राजधानी चांदपुरगढ़ में ही है, और पूरा गढ़वाल भी इनका क्षेत्र नहीं है, बस इनका राज्य चांदपुरगढ़ तक ही फैला है। इसके बीच में कहीं ये उल्लेख मिलता है कि 24वें राजा सोनपाल ने राजधानी चांदपुरगढ़ी से बदलकर भिलंगना घाटी को कर दिया था, लेकिन बाद में अगेन किसी अन्य राजा ने इसे दोबारा चांदपुरगढ़ी कर दी। तो फिलहाल 37वें राजा अजयपाल तक राजधानी चांदपुरगढ़ी में ही थी। तो वापस आ जाते हैं अपनी इधर की स्टोरी पे। तो कीर्तिचंद क्या होता है, 1490 में चांदपुरगढ़ी पर आक्रमण कर देता है, जिसमें वो अजयपाल को हरा देता है।
अब अजयपाल हार गया तो ये क्या करता है, अजयपाल 1491 में तपस्या करने चले जाता है पुनवा खाल, जो कि चमोली में पड़ता है। वहाँ कुछ टाइम तपस्या करता है। इसकी तपस्या के बीच में ही 1493 में कैंतूरा शासक चांदपुर गढ़ी पे हमला कर देता है। दोस्तों कैंतूरा फिलहाल अभी का बागेश्वर वाला क्षेत्र मान सकते हैं। तो कैंतूरा शासक चांदपुर गढ़ी पे हमला कर देता है और अजयपाल का स्वर्ण सिंहासन लेके चले जाता है। मतलब स्वर्ण सिंहासन अजयपाल का चोरी हो गया। किसने चोरी कर लिया? कैंतूरा शासक ने। दोस्तों जो अजयपाल का स्वर्ण सिंहासन है, अजयपाल का क्या, ये पूरे परमार वंश का स्वर्ण सिंहासन है। मतलब ये सिंहासन इन्होंने अपना सिंहासन बैठने के लिए सोने का बनाया था। तो दोस्तों इसकी कहानी भी काफ़ी लास्ट तक आगे तक आएगी कि जब प्रद्युम्न शाह थे 54वें राजा, तो 1803 में गढ़वाल में भूकंप आ गया था। उसके बाद 1804 में गोरखाओं ने आक्रमण कर दिया था। तो प्रद्युम्न शाह के पास सेना वगैरह थी नहीं उस टाइम पे, क्योंकि भूकंप के कारण वहाँ त्रासदी मच गई थी गढ़वाल में। तो प्रद्युम्न शाह क्या करते हैं, जो ये स्वर्ण सिंहासन है इसे 1 लाख रुपए में बेच देते हैं और अपने लिए सेना का इंतजाम करते हैं। उसके बाद 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध लड़ते हैं, जिसमें वो मारे जाते हैं। ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो फिलहाल क्या हो गया हमारा, 1493 में कैंतूरा शासक ने अजयपाल का स्वर्ण सिंहासन चुरा लिया। अब देखो दोस्तों, अजयपाल तपस्या करके भी वापस आ गए हैं, तो उन्हें कुछ सिद्धि वगैरह मिल गई होगी शायद। तो 1497 में अजयपाल क्या करते हैं, सबसे पहले अपना बदला लेने आते हैं। किसके पास जाएंगे? जिन्होंने सबसे पहले अजयपाल पर आक्रमण किया था, कीर्तिचंद के पास। तो कीर्तिचंद, उस टाइम कीर्तिचंद कुमाऊं के राजा तो हुआ करते थे, लेकिन कुमाऊं भी पूरा नहीं था। मतलब जितना कुमाऊं का क्षेत्र हम अभी देखते हैं दोस्तों, वैसा नहीं था। कीर्तिचंद राजबुंगा के राजा थे। राजबुंगा मतलब अभी फ़िलहाल का चंपावत वाला क्षेत्र। तो हमारे अजयपाल क्या करते हैं, 1497 में राजबुंगा पर हमला कर देते हैं और कीर्तिचंद्र को पराजित कर देते हैं। उसके बाद 1497 से लेकर 1512 तक अजयपाल संपूर्ण गढ़वाल का एकीकरण करते हैं। मतलब गढ़वाल के हर गढ़ को जीतते हैं। कहते हैं गढ़वाल में 52 गढ़ हुआ करते थे उस टाइम, तो सारे गढ़ों को जीतते हैं। अब दोस्तों देखो, सारे गढ़ों को जीतने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मार काट की जाए। अजयपाल कई राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाते हैं और 1512 तक क्या करते हैं, सारे गढ़वाल को एक कर देते हैं और 52 के 52 गढ़ों को जीत लेते हैं। इसी वजह से अजयपाल को गढ़पाल नाम दिया गया और जो कालांतर में परिवर्तित होकर गढ़वाल बन गया। तो गढ़वाल नाम का श्रेय भी किसे जाता है? अजयपाल को जाता है। अब दोस्तों 1512 तक पहुंच गए। आगे जाके क्या होता है, 1512 में अजयपाल अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से बदलकर देवलगढ़ कर देते हैं और देवलगढ़ में एक राजप्रसाद भी बनवाते हैं। दोस्तों राजप्रसाद मतलब मान लीजिए राजा का महल, तो वो अपने लिए महल बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, राजा है तो अपने लिए महल तो बनवाएगा। तो राजधानी 1512 में देवलगढ़ बना दी और अजयपाल ने अपने लिए वहाँ क्या कर दिया, देवलगढ़ में महल बना दिया। और दोस्तों अजयपाल एक काम और करते हैं कि देवलगढ़ में राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना करते हैं, जो कि पवार वंश की कुलदेवी है। इसके बाद दोस्तों 1517 में अजयपाल एक बार फिर से अपनी राजधानी चेंज करते हैं और देवलगढ़ से बदलकर इस बार श्रीनगर कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों श्रीनगर शायद सामरिक दृष्टि से अच्छी जगह रही होगी, इसलिए उसके बाद से राजधानी सभी राजाओं की श्रीनगर ही रही और राजधानी चेंज नहीं हुई। तो दोस्तों 1517 में अजयपाल ने राजधानी चेंज करके कहाँ बना दी, श्रीनगर। दोस्तों 1517 में अजयपाल एक राजसूय यज्ञ भी करवाते हैं, जिसमें वो अगल बगल के सारे गढ़ों के राजाओं को बुलाते हैं। मतलब दोस्तों राजा तो एक्चुअल में अजयपाल ही थे, लेकिन बाकी के राजाओं को वो अपने अधीन कर लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों, अजयपाल राजा हैं तो हर जगह की राजगद्दी पर अजयपाल ही बैठेंगे, तो वो अपने अंडर में अन्य राजाओं को बैठा देते हैं और 1517 में राजसूय यज्ञ में सबको बुलाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो 1517 में राजसूय यज्ञ हुआ था उसमें उप्पूगढ़ के राजा कफ्फू चौहान नहीं आए, जिसके कारण अजयपाल ने कफ्फू चौहान के लिए वीर शब्द का प्रयोग किया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कफ्फू चौहान आया तो नहीं, लेकिन इसे वीर क्यों कह दिया।
तो दोस्तों वीर कहने का रीज़न ये था क्योंकि जो सारी गढ़ियों के राजा थे वो अजयपाल के अंडर थे और कुप्पू चौहान भी उनमें से एक होता होगा। लेकिन कुप्पू चौहान अपने राजा के बुलाने पे नहीं गया और उसकी बात नहीं मानी, तो इस बात को लेके शायद अजयपाल ने कुप्पू चौहान को वीर कह दिया होगा। दोस्तों हम आगे बढ़ें तो इसमें एक लाइन लिखी है कि दोस्तों 1803 में टिहरी में भूकंप आया। तो आप सोच रहे होंगे अभी तक तो हम 1517 में चल रहे थे, अचानक से 1803 में कहाँ से पहुँच गए। दोस्तों इसका रीज़न ये है कि आयोग ने पहले एक क्वेश्चन पूछा है कि श्रीनगर में स्थित अजयपाल का महल किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1803 में। तो दोस्तों 1803 में अजयपाल का महल भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। दोस्तों इसके बाद एक बात और देख लेते हैं कि 1894 में विरही नदी में बाढ़ आई, जिसके कारण श्रीनगर शहर पूरी तरह तबाह हो गया। जिसके बाद 1894 में ही उस समय के गढ़वाल के सेटलमेंट ऑफिसर पॉ ने श्रीनगर शहर को दोबारा बसाया। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दोबारा वापस आ जाते हैं अजयपाल पे। तो दोस्तों अजयपाल के द्वारा किए गए कार्य इसे पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अजयपाल ने क्या किया, मापतौल प्रणाली का एकीकरण किया। मतलब दोस्तों पहले जब 52 गड़ियाँ अलग अलग थी तो उस समय अनाज को तोलने के लिए अलग अलग उपकरण प्रयोग में लाए जाते होंगे। वैसे दोस्तों प्रयोग में तो पाथा ही लाया जाता था। पाथा एक प्रकार का आप बर्तन मान सकते हैं। तो दोस्तों उस समय क्या होता था, 52 गड़ियों में अलग अलग गड़ियाँ थी तो चलता तो सब जगह पाथा ही था, लेकिन अब अलग अलग गड़ी है तो सबके पाथे का साइज अलग अलग होता होगा। लेकिन अब क्या हो गया कि पूरी 52 गड़ियाँ एक हो गई, तो अब मापतौल प्रणाली भी सेम होनी चाहिए। तो अजयपाल क्या करवाता है, धूली पाथा बनवाता है। मतलब एक पाथा बनवाता है जिसका नाम धूली होगा तो इसे धूली पाथा कह दिया, तो इसे अजयपाल का पाथा भी कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, अजयपाल मापतौल प्रणाली का एकीकरण करवाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं अजयपाल दूसरा क्या काम करवाता है। सर्वप्रथम पट्टी और परगनों का निर्माण करवाता है। दोस्तों पट्टी और परगने मतलब क्षेत्रों को विभाजित कर देता है अलग अलग हिसाब से, तो जिन्हें क्या नाम देता है, पट्टी और परगना। दोस्तों तो हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि अजयपाल ने गढ़वाल का प्रशासनिक विभाजन करा। तो सर्वप्रथम गढ़वाल का प्रशासनिक विभाजन करने वाला राजा कौन था, अजयपाल। दोस्तों तीसरा काम करता है अजयपाल सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करता है। दोस्तों अजयपाल भोजन बनाने के लिए अलग से ब्राह्मणों की नियुक्ति करता है जिन्हें सरोला ब्राह्मण कहा गया। दोस्तों चौथा काम करता है नगद वेतन के स्थान पर यथेष्ट भूमि दान देने की प्रथा बनाता है। मतलब दोस्तों अपने सैनिकों को नगद वेतन नहीं देता, लेकिन उनसे कहता है कि तुम्हें जो भूमि पसंद आ रही है उसको तुम रख लो वेतन के बदले। ठीक है दोस्तों। अगला काम करता है दोस्तों गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त कराता है। दोस्तों ये गढ़वाल का प्रथम भूमि बंदोबस्त कराने वाला राजा अजयपाल ही है। तो कहीं अगर पूछेगा गढ़वाल का प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने कराया, तो क्या है, अजयपाल। और दोस्तों सीमावर्ती क्षेत्रों में छावनियों का निर्माण कराता है। जैसे गुजरगढ़, मेहाबगढ़ और लंगूरगढ़ में छावनियों को मजबूत करता है ताकि अगल बगल के राज्य वाले अटैक ना कर पाएँ। अगल बगल क्या, बगल में कुमाऊँ ही था जहाँ चंद्रवंशी शासन चल रहा है फ़िलहाल, इसी के समकालीन अजयपाल के। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों संपूर्ण गढ़वाल को जीतने के बाद अजयपाल गोरखनाथ पंथ को अपना लेता है। दोस्तों हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अजयपाल देवलगढ़ में राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण कराता है, तो वहाँ एक जोगी भी रहते हैं जिनका नाम हुआ करता था सतनाथ, जो कि गोरखनाथ पंथ के अनुयायी थे। तो अजयपाल सतनाथ की शरण में जाके गोरखनाथ पंथ को अपना लेता है। दोस्तों अजयपाल को भ्रातृहरि की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों भ्रातृहरि गोरखनाथ संप्रदाय के ही एक अनुयायी हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में विक्रमादित्य के बारे में बताया था, तो भ्रातृहरि विक्रमादित्य के ही भाई होते हैं। दोस्तों नवनाथ कथा एक पुस्तक है, जैसे हमारे साइड को सत्यनारायण कथा वगैरह होती है, उसी प्रकार से नाथ कथा वाली पुस्तक है।
इसमें अजय पाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 संतों में से एक बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे शब्दों ना होके क्या है, संतों है, तो इसको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है, संतों, यहाँ पे आप सही कर लेना। दोस्तों अजय पाल ने क्या किया कि 52 गढ़ों को जीतने के बाद राजकाज से संन्यास ले लिया। अगर हम संपूर्ण भारत के इतिहास में देखें तो ऐसा कौन सा राजा है जिसने बाद में राजकाज से मोह भंग करके संन्यास ले लिया, तो हमें ध्यान आता है अशोक का। तो दोस्तों अजय पाल की तुलना अशोक से भी की जाती है, क्योंकि इन्होंने भी अशोक की तरह संपूर्ण गढ़वाल को विजित करने के बाद संन्यास ले लिया और धार्मिक बन गए। दोस्तों अगला पॉइंट आता है, सावरी ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ व महात्मा कहा गया है। दोस्तों सावरी ग्रंथ ठाकुर सूरवीर सिंह द्वारा लिखा गया एक तंत्र विद्या वाला ग्रंथ है, जो कि अभी भी पुराना दरबार संग्रहालय टिहरी में रखा हुआ है। दोस्तों आगे देखें तो मानशाह के दरबार में एक कवि हुआ करते थे, राजकवि भरत, जिन्होंने परमार वंश के बारे में पुस्तक लिखी, मानोदय काव्य। तो इस पुस्तक में उन्होंने अजय पाल की तुलना युधिष्ठिर, इंद्र और कुबेर से की है। दोस्तों अगला पॉइंट है, जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स ने अपनी पुस्तक में अजय पाल को गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक बताया है। दोस्तों जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स ने पुस्तक लिखी है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगी। दोस्तों ये बुक गोरखनाथ संप्रदाय के बारे में है। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी ये वीडियो। इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी ज़रूर देना। दोस्तों जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हैं, गलत बात है ये तो।